हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो हम लोग MS1 सॉल्व कर रहे थे और टॉपिक चल रहा था हम लोगों का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रोशन सिंह, B.Tech फ्रॉम IIT धनबाद, M.Tech फ्रॉम IIT BHU. I am running my own institution, Dream Career Institute, for the preparation of JEE and NEET. So let's start with the question number 14. 1 to question number 13 is already done in previous video. So now it's turn to start with the question number 14. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दो कंपाउंड दिया है, कंपाउंड A एंड B। देन आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। तो आपको देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन का आंसर या तो चेन आइसोमर मिलेगा या तो पोजीशन आइसोमर। करने का तरीका, दो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टेटमेंट 1, आप IUPAC नेम लिखोगे, कंप्लीट नहीं लिखना है, जस्ट चेक द रूट वर्ड और यू कैन से नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड रूट वर्ड सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन में सेम है, तो वो क्या होंगे, आपके पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। एंड इन केस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन डिफरेंट है, तो रूट वर्ड क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इफ यू आर गेटिंग टू डिफरेंट रूट वर्ड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज टू कंपाउंड विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं कि इनको बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स है। तो पहला जो हमारा काम रहेगा, हम लोग कार्बन एटम काउंट करेंगे। अगर कार्बन एटम सेम हुआ, सिंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 रहेगा, रिंग भी नहीं है, तो अगर कार्बन एटम सेम है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। लेट्स काउंट द कार्बन एटम। इट इज 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 एंड 7th इज सब्स्टिट्यूएंट। सिंस कार्बन एटम इज सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके सेम है, आपको बताने हैं कौन से आइसोमर्स है। तो आप ध्यान से देखो, ए में जो रूट वर्ड मिलेगा दैट इज हेप्ट, जबकि बी में जो रूट वर्ड मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन दैट इज हेक्स। रूट वर्ड इज चेंजिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन इज चेंजिंग, सो दीज टू विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, रेस्ट हाइड्रोजन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में ही 0 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, हमारा सेम हो रहा है। फिर आपको बताना है कि कौन से आइसोमर्स है, तो आप क्या करोगे, IUPAC नंबरिंग करोगे। कंपाउंड A में 1 एंड 2, कंपाउंड 2 में 1 एंड 2। ध्यान से देखो तो दोनों में ही रूट वर्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रूट वर्ड क्या आएगा, एथ, दोनों में। सिंस रूट वर्ड सेम है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदला हुआ है। कंपाउंड 1 में फर्स्ट कार्बन पे ही दोनों OH है, कंपाउंड B में सेकंड एंड फर्स्ट दोनों पे एक एक है। तो यहाँ पे सिंस रूट वर्ड सेम है तो ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। ये कौन से आइसोमर्स होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है। इफ रूट वर्ड इज सेम देन with the same molecular formula then these two will be positional isomers। अगर रूट वर्ड चेंज हो रहे होते तो क्या लिख रहे होते, चेन आइसोमर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे, आपको फिर से दो कंपाउंड दिया, बोला कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। कंपाउंड ए में अगर आप देखो तो प्रिंसिपल चेन हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन। कंपाउंड में बी हमारा प्रिंसिपल चेन कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। दोनों में क्या है, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो रूट वर्ड दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। अगर रूट वर्ड सेम है तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। आप देख भी सकते हो कंपाउंड ए में
1 and 2 dichlorocyclohexane, that will be the name. कंपाउंड बी में 1 and 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, आप अगर देखो तो लोकेंट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और यू कैन से रूट वर्ड इज सेम, तो ये क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको दो कंपाउंड दिया और पूछ लिया ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं. तो कंपाउंड ए का नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4, एंड कंपाउंड बी में नंबरिंग 1 2 3. अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग करना है, ये ध्यान रखना. कंपाउंड ए एंड बी में अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग करेंगे. ए में जो रूट वर्ड मिलेगा, रूट वर्ड इज ब्यूट, एंड कंपाउंड बी में जो रूट वर्ड मिलेगा दैट इज प्रॉप. एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट रूट वर्ड इज चेंजिंग. तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन आपको दो कंपाउंड दिया और पूछ रहे हैं कि ये कौन से आइसोमर्स है. रिपीट द सेम थिंग जो अभी करके आए. कंपाउंड ए में अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, रूट वर्ड इज प्रॉप. कंपाउंड बी में रूट वर्ड 1 2 3, दैट इज द IUPAC नंबरिंग. रूट वर्ड यहाँ पे भी क्या मिल रहा होगा, प्रोपेन मिल रहा होगा, दोनों जगह प्रोपेन है. फर्स्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन में अल्कोहल है, सेकंड वाले में सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है. तो यू आर ओनली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप एंड रूट वर्ड इज सेम. कौन सा आइसोमर होगा, इट इज पोजिशनल आइसोमर्स. करेक्ट, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से ए एंड बी दो कंपाउंड दिया हुआ है, फिर से पूछ रहे हैं कि कौन से आइसोमर्स है. लेकिन रुको, इस बारी जो ए वाला कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन. एंड बी में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड. एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने वाला है, बट वन कंपाउंड इज कंटेनिंग कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज कंटेनिंग एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप. सिंस फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं किसमें, फंक्शनल आइसोमर्स में. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कुछ तो दिया हुआ है, आपको बताना है ये लोग कौन है. फिर से आप अगर क्वेश्चन नंबर 20 में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो तो कंपाउंड ए इज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया मैंने. कंपाउंड बी में अगर आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 4. अरे वाह, ये तो कार्बन ही चेंज हो गए. सो अगर कार्बन चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है. अगर ये आइसोमर ही नहीं है तो चेन तो हो नहीं सकता, फंक्शनल हो नहीं सकता, मेटामर हो नहीं सकता. वी आर लेफ्ट विद होमोलॉगस. होमोलॉगस का डेफिनेशन भी हम लोगों ने उधर देख लिया था. कहाँ पे देखा था, जब हम लोग इससे पहले के वीडियोस में सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड. तो वहाँ पे आपको मैंने होमोलॉगस का डेफिनेशन भी बोला था. होमोलॉगस का डेफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड्स में दो आपको मॉलिक्यूलर दो कंपाउंड्स देंगे, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, कीपिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग द डिफरेंस ऑफ CH2. आप अगर चेक करो ए एंड बी में तो CH2 का डिफरेंस मिलेगा. टू कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग द डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन देम, ये दोनों को हम लोग नाम देते हैं होमोलॉगस. तो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोमर्स. तो आइसोमर्स तो तब होगा ना जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. तो ए में देखो फर्स्ट कंपाउंड 2 कार्बन, सेकंड कंपाउंड 3 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है. कंपाउंड जो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी में अगर आप चेक करो तो कार्बन एटम सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का प्रॉब्लम है. कार्बन एटम सेम है बट अब अगर आप हाइड्रोजन चेक करो तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन. सेकंड वाले कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन. सिंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम तो ये दोनों आइसोमर ही नहीं हो सकते. ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर
सी ऑप्शन चेक करो तो दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। तो यू कैन चेक फॉर द हाइड्रोजन एटम ऑल्सो, दोनों के पास 10 एंड 10 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी सेम है, कार्बन भी सेम है। तो बेटा आइसोमर का डेफिनेशन भी यही होता है। आइसोमर का डेफिनेशन इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different physical and chemical properties are known as isomers। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। तो ये हुआ हम लोगों का कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स। आपको चेन आइसोमर्स ढूंढने। चेन आइसोमर्स में क्या बताया मैंने अभी, चेन आइसोमर्स में रूट वर्ड मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। मतलब आपको नॉर्मल पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन पेंटेन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड बोल रहे हैं आइसोपेंटेन, तो आइसो वाला ग्रुप आई गेस मैंने पहले भी बताया हुआ है। आइसो के लिए आप क्या करोगे, एक कार्बन से 2 CH3 अटैच करोगे। नेक्स्ट इट इज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, यू आर लेफ्ट विथ 2 कार्बन एटम, तो उसे हम लोग CH2 CH3 अटैच कर दे रहे। दिस इज आर आइसोपेंटेन। फर्स्ट वाला क्या है, नॉर्मल पेंटेन। तो ये दोनों में अगर आप चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, बिकॉज कार्बन एटम सेम है एंड दोनों का ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। मैंने कई बार बोला हुआ है कि अगर आप आइसोमर करने जा रहे हो एंड यू वांट टू चेक कि वेदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम और डिफरेंट, देन व्हाट यू नीड टू डू, पहले तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेना, और क्या चेक कर लेना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, या फिर अगर हेट्रो एटम है तो वो भी सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना चाहिए। अगर कोई हेट्रो एटम है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सेम होना चाहिए। और क्या सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर ये 3 चीजें सेम है तो डेफिनेटली आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, नो नीड टू चेक फॉर द हाइड्रोजन, राइट। तो ए ऑप्शन में यू कैन चेक, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, तो ये एक दूसरे के आइसोमर तो होंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा चेन आइसोमर्स है। तो आप चेक करो, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें रूट वर्ड इज ब्यूट, एंड जो सेकेंड वाला कंपाउंड है इसमें रूट वर्ड, सॉरी फर्स्ट वाले कंपाउंड में द रूट वर्ड इज पेंट बिकॉज 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। सेकेंड वाले में द रूट वर्ड इज ब्यूट बिकॉज प्रिंसिपल चेन इज कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। ना नेक्स्ट है, ये तो मतलब ए तो करेक्ट हो गई। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल पेंटेन एंड नियो पेंटेन। नियो के लिए क्या करोगे, एक ही कार्बन से 3 CH3 जोड़ने हैं, तो जब एक कार्बन से आप 3 CH3 जोड़ दोगे तो यू आर लेफ्ट विद 1 कार्बन एटम, उसे भी आपको एज अ CH3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन में अगर आपसे रूट वर्ड पूछा जाए तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या लिखोगे, प्रॉप, ठीक है। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट वाले में रूट वर्ड पेंट, थर्ड वाले में रूट वर्ड प्रॉप, अगेन रूट वर्ड इज चेंजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स। तो मतलब बी भी करेक्ट होगा। अब ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट होगा, तो बेटा सी भी तो करेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। तो अगर आप सी चेक करो, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, तो आइसो वाले में रूट वर्ड इज ब्यूट एंड नियो वाले में रूट वर्ड इज प्रॉप। तो जितने भी पेयर लिखे थे सब में क्या हो रहा था, रूट वर्ड इज चेंजिंग, तो सभी एक दूसरे के क्या थे, चेन आइसोमर्स। करेक्ट आंसर इज डी, डेलीज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन बोला जा रहा है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं मैं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो पहले मैं ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर लिया। नाउ आपको 2 क्लोरीन लाने, 2 क्लोरीन कहां ले आने बेटा, 2 क्लोरीन लाने सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब जब आप ऐसा ड्रॉ कर लेते हो और इसमें आपसे स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाते हैं, तो आप सोचो इसमें आपको स्टीरियो आइसोमर्स कहां से मिलेंगे, जस्ट बिकॉज कि क्लोरीन जोड़ने के बाद यहां पे 2 कार्बन क्या हो जाएंगे आपके
कायरल कार्बन हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे। तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। अब इस कायरल कार्बन, अगर दो कायरल कार्बन है, ठीक है, you are having two chiral carbon and compound can be divided in two equal part, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो, दूसरा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं। फर्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, इसको हम लोग मैनुअली काउंट करते हैं। चलो अगर देखो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता, CH3 एंड CH3 नीचे भी लिख लिया, एंड बीच के दोनों कार्बन में क्लोरीन है। इफ यू आर राइटिंग बोथ क्लोरीन ऑन सेम साइड, तो ये जो कंपाउंड मिलेगा आपको, ये बताओ आपकी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। इसके पास दो कायरल कार्बन है, आपको बताना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इंटरनल मिरर अगर मैं ले लूँ तो कंपाउंड जो हाफ पार्ट मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, दिस कंपाउंड इज कंटेनिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपने पढ़ा ही होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है कंपाउंड के पास तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। अब इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूं मैं। ऐड ऑन ये कर रहा हूं कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो कायरल कार्बन का, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, जो हम लोग R&S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, तो इस कायरल कार्बन से क्लोरीन को हम लोग देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट ये प्रायोरिटी रूल में आपको मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं CIP रूल और सीक्वेंस रूल और प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल का एक लाइन आपको बोल देता हूं, एक लाइन में समझ लेना, बाकी जैसे आगे क्वेश्चन आएगा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो डायरेक्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक करना। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा उसको हम लोग देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। तो क्लोरीन को दे दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये जो नीचे के साइड में ग्रुप दिख रहा है जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रायोरिटी। हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, CH3 थर्ड प्रायोरिटी। रूल बोलता है स्टार्ट मूविंग 1 2 2 2 2 3। if you are moving in clockwise direction and lowest priority on horizontal line, तो the configuration of chiral carbon is S। ठीक है, आप नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली फाइंड आउट करना, इट इज गोइंग टू बी R। ठीक है, वैसे भी अगर आप पढ़े हो थोड़ा बहुत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वहां कई बार बोला जाता है कि इफ यू आर गोइंग टू टेक मिरर इमेज ऑफ कायरल कार्बन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो ऊपर वाले जो हाफ पार्ट दिख रहे थे उसी का मिरर इमेज नीचे ड्रॉ करा हुआ है। ऊपर अगर S मिल गया तो नीचे पक्के से क्या मिलेगा, R मिलेगा। और यही कंपाउंड को हम लोग नाम क्या देते हैं, मीजो। देखो मैं इसको डिटेल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ना थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी आएगा ना, तो आगे के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो वी कैन यूज द फॉर्मूला, बट मैं वो बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। पहले आप ना चीजों को क्लैरिटी मेंटेन करो, चीजें थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए फीलिंग आए, और फिर अगर मुझे देखना होता तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता, आंसर 3 आएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आप इसको फील करो, ठीक है। देखो अब थोड़ा और डिटेल करूंगा मैं इसको। अब अगर मैं इस मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो फिर से आपको यही मीजो वाला कंपाउंड ही मिलेगा। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। क्या नोट डाउन करना है, मीजो का मिरर इमेज अगर ड्रॉ कर रहे हो तो दैट विल बी आइडेंटिकल। आप चेक कर लो, आपको आइडेंटिकल ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप मिरर इमेज ड्रॉ करके देख लो, वापस से ये बन जाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी मिरर रखो, इसका अगर आप मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो दैट विल बी आइडेंटिकल। मीजो का मिरर इमेज इज आइडेंटिकल, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि अगर आप CH3 एंड CH3 लिख करके दोनों ही क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हो। चलो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है,
तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कई बार लोगों को धोखा होता है, बोलते हैं सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो सकता है, बट द फैक्ट इज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इफ यू वांट टू नो द डिटेल कि सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, टेक द इमेज एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। बट कई बार लोगों को आंखों का धोखा होता है, वो देख के बोलते हैं सर इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट नहीं है। ठीक है, अगर जानना है डिटेल तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द कॉन्फिगरेशन, इट इज 1 to 2, 2 to 3, यू आर अगेन मूविंग इन क्लॉकवाइज, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज एस। सेकेंड कार्बन का भी फाइंड आउट कर लेना, इट इज अगेन एस। तो इसका अगर मिरर इमेज ले लूं तो एक चीज हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, एंड दीज टू आर नोन एज इनैंशियोमर। ये दोनों अलग अलग काउंट करते हैं। अब देखो मैं इतना बकवास क्यों करा, तुम्हें एक टेबल बना के देता हूं, देखो जरा सोचना शुरू करना, थोड़ा दिमाग काम चलाना अपना। मेरे पास 2 कायरल कार्बन थे, आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर रख लो, सेकंड का एस रखो, फिर क्या रखो, एस रखो, आर रखो, और क्या रख सकता हूं मैं, आर एंड आर, और क्या रख सकता हूं मैं, एस एंड एस। ठीक है ना, ये मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकता था। तो आपको एक बात बताऊं, ये जो ऊपर मीजो लिखा था आपने ध्यान से जरा नोटिस करो, एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर मिला था, दूसरे का एस मिला था। माई पॉइंट इज इफ द कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, अगर कंपाउंड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एक का कॉन्फ़िगरेशन आर लिख रहे हो, दूसरे का एस लिख रहे हो, कंपाउंड मस्ट बी मीजो, वो कंपाउंड मीजो होना ही पड़ेगा, नो चॉइस, वो मीजो ही होगा। और अगर आर एस का मिरर इमेज ले ले तो क्या मिल जाएगा, एस आर। और अभी मैंने बोला कि मीजो का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब 1 and 2 क्या था, सेम था, इट इज आइडेंटिकल। इसको अगर काउंटिंग में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कंपाउंड काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर में ऑप्टिकली एक्टिव वाला बनाए थे जिसमें दोनों का एस एस लिखे थे, दैट कंपाउंड वाज ऑप्टिकली एक्टिव, एंड ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज, एस एस का मिरर इमेज क्या मिल जाएगा, आर आर, और दोनों कंपाउंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट 2 कंपाउंड को हम लोग डिफरेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा दैट विल बी 2, तो यहां से मिल गया, और एक आइडेंटिकल वाला मिल गया। ये टोटल कितने हो गए, 3 मिल गए। अब बोलोगे सर इतना लंबा करना पड़ेगा क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो आपको देख के ही समझ जाना चाहिए कि 2 कायरल कार्बन है, पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, आर आर एस आर 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 एस एस। ध्यान रहे, अगर आर आर एंड एस एस बोल रहे हो तो वो किसी भी कंडीशन में आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, अगर आर एस एंड एस आर बोल रहे हो, आर एस एस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है ओनली विद द कंडीशन कि कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखते ही समझ गया था कि कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आर एस एस आर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, बचा क्या, आर आर एंड एस एस। टोटल कितने हो गए, 3, आंसर इज 3 ना। ये तो था आपका डिटेल अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन कि थोड़ा आप अपने अंदर लॉजिकल चीज डेवलप करो। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, इफ कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट देन ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का तरीका, फॉर्मूला इज 2 raise n minus 1 प्लस 2 raise n by 2 minus 1। और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब भी n इज इवन। और आपको ये भी जानना है कि व्हाट इज n, तो n इज नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या फिर इसको हम लोग नाम और क्या दे सकते हैं, यू कैन से इट इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो जो क्वेश्चन ऊपर था उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने थे, 2 थे। तो 2 क्या होता है, इवन होता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन अगर मिलते तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता,
ऑड वाला अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो फॉर्मूला इज 2n-1। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कभी इस्तेमाल करोगे जब भी n इज ऑड। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब भी n इज ऑड। और कब, किसके लिए, कौन से केस में कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग कर रहे हैं जब भी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढने। तो आप अब इस फॉर्मूले में n का वैल्यू रखो जरा। n का वैल्यू अगर रखो तो 2⁻² प्लस 2⁻² डिवाइड बाई 2-1। तो ये क्या मिल जाएगा? 2 प्लस 2⁻0 दैट इज 3। तो यही आपको कंप्लीट एनालिटिकल थिंकिंग से भी यही आंसर मिला था। अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी वे में प्रोसीड करो, बट माय रिकमेंडेशन इज कि आप थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करो, इसलिए मैंने इतना डिटेल करा था। तो चलो लौटते हैं वापस से क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पे पहुंचे थे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट कर रहे थे। किस में काउंट कर रहे थे? वेट अ मिनट, लेट मी सी द कंपाउंड। ये था क्वेश्चन नंबर 23 था। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने थे फॉर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड द करेक्ट आंसर इज 3। और ये 3 में अगर आप एनालिटिकल थिंकिंग से सोच रहे हो तो आपको डिटेल भी पता है। डिटेल क्या पता है? देयर इज 1 मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो वो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता फॉर्मूला। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 24 में फिर से आपको दो कंपाउंड दिए ए एंड बी, फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आप देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आपको रिलेशन बताना है, आइसोमर का रिलेशन बताना है। तो आप फिर से क्या करोगे? आप कार्बन एटम का नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 1 2 3। रूट वर्ड इज चेंजिंग, तो आइसोमर कौन सा होगा? चेन आइसोमर्स। ये तो आसान वाला क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। बेटा ये थोड़ा देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। आपको कंपाउंड क्या दिया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। लेट अस ड्रॉ द कंपाउंड। आपको 4 कार्बन का चेन दिया और उसके बाद एक सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ा, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा। फर्स्ट यू डिसाइड कि ये कंपाउंड, पहले देखो जो हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर 23 में उसको इधर अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आप इस कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हो क्या दो इक्वल पार्ट में? तो ध्यान रखना, नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला बेटा तो इसमें मीजो नहीं मिलने वाला आपको। मतलब पिछली बारी जब आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था जिसे आप मीजो बोल दे रहे थे, और उस मीजो का जो मिरर इमेज बोल रहे थे उसको आइडेंटिकल बोल करके एक काउंट कर रहे थे। इस बार ही डिफरेंट हो जाएगा, आर एस एंड एस आर दो अलग अलग काउंट होंगे। इसके अलावा आर आर एंड एस एस वो तो अलग काउंट होंगे ही। सो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल 4 हो गए यहाँ पे, अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग सही है तो। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मूला है, इफ यू कैन नॉट डिवाइड द कंपाउंड इन 2 इक्वल पार्ट देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 raise n, where n is number of chiral carbon और number of optical center। ठीक है, तो यहां पे कायरल कार्बन कितने हैं आपके? कायरल कार्बन है 2, तो फॉर्मूला यूज करोगे 2 raise 2, क्या मिल जाएगा आंसर? 4। तो आप एनालिटिकल थिंकिंग से करो या फॉर्मूला लगाओ, सेम आंसर आएगा। बट एनालिटिकल थिंकिंग से मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा चीज ये है कि मुझे पता है कि जो 4 मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये अगर आप सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ C13 20H28 विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन। देखो भाई, इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन लेना, पहले तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके?
सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फटाफट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने जाओगे 13 कार्बन का, तो जब आप एल्केन का फॉर्मूला लिखोगे तो 13 इंटू 2 26 प्लस 2 28, तो पता चलेगा आपको कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल गया आपका 0। ठीक है, ये खुद ही एल्केन है, देयर इज नो पाई बॉन्ड, नो साइक्लिक रिंग, कुछ भी नहीं, तो ये क्या है आपका एल्केन है। तो अब इसमें आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन बनाना है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं 5 6 7 8। तो मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा ऑप्शन से। मैं स्टार्ट करूंगा 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेकर के स्टार्ट करूंगा। इनकेस अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो वही आंसर है, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट वाले को चेक करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 5 कार्बन का मैंने प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये जब आप 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर लोगे, अब 5 अगर हटा दिए जाए तो आउट ऑफ 13 अगर आप 5 पहले ही ड्रॉ कर चुके हो, रेस्ट यू आर लेफ्ट विद 8 कार्बन। आपको 8 कार्बन एज अ साइड चेन जोड़ने हैं। और मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बोला कि जब आप साइड चेन अटैच कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। आप टर्मिनल पे तो कभी नहीं जोड़ सकते साइड चेन, नेवर। अब टर्मिनल के बाद वाले कार्बन पे जोड़ सकते हो, लेकिन वहां पे क्या जोड़ सकते हो, ओनली मिथाइल। इथाइल भी नहीं जोड़ सकते, बिकॉज इथाइल जोड़ दिया तो वो 5 कार्बन का चेन नहीं रहेगा, वो 6 कार्बन का चेन हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है दोनों एंड से, दोनों ही एंड पे मैं मिथाइल मिथाइल जोड़ देता हूं। और एक मिथाइल नहीं जोड़ूंगा, दो मिथाइल जोड़ूंगा, बिकॉज मुझे पेरेंट चेन छोटा से छोटा रखना है। ठीक है, तो आपका आउट ऑफ 8 जो कार्बन एज अ साइड चेन आना था उसमें 4 कार्बन यूज हो चुका है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4 कार्बन जिसे एज अ साइड चेन जोड़ना है। अब मैंने पिछली बार में बोला था कि अगर आप इथाइल जोड़ना चाहते हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों एंड से दो कार्बन हाइड कर लो, देन अगर आप कुछ बचता है तो आप इथाइल जोड़ सकते हो। तो आप यहां पे जब दोनों एंड से दो कार्बन हाइड करोगे तो यू विल फाइंड कि बीच में एक कार्बन बच गया जहां पे आप इथाइल जोड़ सकते थे। तो चलो इथाइल जोड़ते हैं, और इथाइल एक नहीं जोड़ूंगा मैं तो 2 जोड़ूंगा। तो आप देख लो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा, C13H28। तो करेक्ट आंसर इज ए। जो पेरेंट चेन होगा उसमें मिनिमम अगर आप लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम रखना चाहते हो तो दैट विल बी 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आपको कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी दिया और रिलेशन पूछ रहे हैं। अरे ये तो देखते ही आंसर मार देंगे यार। आंसर इज मेटामर्स। मेटामर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि आपको बाइवेलेंट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए एंड उसके दोनों साइड में कार्बन का जो चेन है उस कार्बन के चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होने चाहिए। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामर्स। तो यहां पे देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ईथर। ईथर इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो एक साइड में 1 कार्बन है और दूसरे साइड में 3 कार्बन है। सेकंड वाले कंपाउंड में 2 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इट इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन ऑन बोथ साइड आर चेंजिंग। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, मेटामर्स बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10। तो आपको स्ट्रक्चरल बताना है और ये बताना है कि साइक्लिक वाले कितने बनेंगे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं फाइंड आउट करूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करोगे, इट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, 1 आने का मतलब यू कैन ड्रॉ 1 पाई बॉन्ड और 1 साइक्लिक रिंग। आपको साइक्लिक बोल दिया है तो आप एक साइक्लिक रिंग बनाओगे, उसके अलावा कोई पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, चांस नहीं है। आप एक से ज्यादा साइकिल भी नहीं बना सकते, बिकॉज 1 साइक्लिक रिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके फाइन। तो हमसे साइक्लिक पूछ रहे थे, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा 5 मेंबर्ड का साइक्लिक रिंग से। तो 5 मेंबर्ड का अगर मैं साइक्लिक रिंग बनाऊं तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन।
साइक्लोपेंटेन के बाद और क्या ड्रॉ कर सकता हूं मैं? साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ कर सकता हूं। ओके फाइन, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा एक चीज और, फिर से मैं बोल रहा हूँ जो पिछले वीडियो में बोला था कि आपको ऐसा जो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन होता है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे 5 कार्बन था, इसलिए मैं 5 कार्बन के चेन से ही स्टार्ट करा। 5 कार्बन के बाद मैं आया 4 कार्बन पे, उसके बाद कहाँ जाऊंगा? 3 कार्बन पे, और एक एक रिंग के जितने पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं वो सारे मैं ड्रॉ करूंगा। तो 4 कार्बन में अगर 4 कार्बन का चेन बनाते हो तो एक कार्बन बच जाएगा, उसे एज अ मिथाइल आप जोड़ सकते हो। नाउ अब बारी है 3 कार्बन के चेन की। 3 कार्बन का चेन मतलब साइक्लोप्रोपेन। जब आप साइक्लोप्रोपेन बनाओगे तो यू आर लेफ्ट विथ 2 कार्बन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी सोचना, यहाँ पे आपसे मिस हो जाता है काउंटिंग, आई डोंट नो क्यों। तो मेरे पास जब 2 कार्बन है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक इथाइल ग्रुप जोड़ सकता हूं, इथाइल में 2 कार्बन आ जाएंगे। दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी मैं सोच सकता हूं? मैं ये सोच सकता हूं कि अब इथाइल तो जो जोड़ना था जोड़ लिया, अब दोनों कार्बन को एज अ मिथाइल जोड़ूंगा। अब जब एज अ मिथाइल जोड़ूंगा तो दोनों ही मिथाइल को सेम कार्बन पे जोड़ सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? हो सकता है मैं दोनों मिथाइल को अलग अलग कार्बन पे जोड़ दूं, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी आपका नहीं बनेगा, यू कैन चेक। तो एक सीक्वेंस फॉलो करना, एक पैटर्न फॉलो करना, पहले 5 कार्बन का चेन, देन 4 कार्बन का, देन 3 कार्बन का। हर एक चेन में आप जितने वैरायटी सोच सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, वो सारे आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 5। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी structural isomer of C9H18, how many structural isomer of C9H18 may have 6-membered ring and a tri-substituted? तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। C9H18 is the molecular formula. If you are going to check the degree of unsaturation, 1 degree of unsaturation में आएगा, मतलब you can draw 1 cyclic ring और 1 pivot। आपसे जो पूछा जा रहा है कि C9H18 में आपको 6 मेंबर रिंग वाला ही कंपाउंड ड्रॉ करना है, और वो 6 मेंबर वाला रिंग क्या करना चाहिए? ट्राई सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए, मतलब उसमें 3 सब्सटीट्यूएंट होने कंपलसरी है। तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C9H18। मैं क्या करूंगा? 6 कार्बन का पहले चेन ड्रॉ करूंगा, साइक्लोहेक्सेन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो इंक्लूड हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 कार्बन, और 3 कार्बन में आपको बोला जा रहा है कि ट्राई सब्सटीट्यूटेड होना कंपलसरी है। तो मैं एक चीज सोच रहा था, अच्छा अगर ट्राई सब्सटीट्यूटेड बोल रहे हैं ना, यू कैन नॉट टेक इथाइल, आप इथाइल नहीं ले सकते। अगर आपने 2 कार्बन को लेकर के इथाइल ले लिया और एक मिथाइल ले लिया तो दैट विल बी डाई सब्सटीट्यूटेड, नॉट ट्राई सब्सटीट्यूटेड। यू कैन नॉट टेक प्रोपाइल एज सब्सटीट्यूएंट, अगर आपने प्रोपाइल ले लिया तो सब्सटीट्यूएंट केवल एक ही होगा। सो यू आर फोर्स्ड टू टेक ऑल द 3 कार्बन एज मिथाइल। आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप मिथाइल ही लोगे, इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे जोड़ सकते हैं। अब ऐसा मत कर देना एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जोड़ दिया तो पता चलेगा कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया ये वाले काम नहीं करेगा कोई। तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ दिया और इसके पड़ोस में एक मिथाइल जोड़ दिया। अब आगे समझ गया होगा क्या करूंगा? अब एक मिथाइल को मैं शिफ्ट करता जाऊंगा और उसका डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा। 2 मिथाइल को एक साथ ही रखेंगे और तीसरा मिथाइल पोजीशन चेंज करते जाएंगे। ऐसे करके आप कितने ड्रॉ कर सकते हो? ऐसे करके वी कैन ड्रॉ ओनली 3 से ज्यादा नहीं बनेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनेगा? अब 2 and 1 वाला पॉसिबिलिटी खत्म। अब मैं क्या करूंगा कि सभी मिथाइल को अलग अलग ड्रॉ करूंगा, बट अभी उसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं सभी मिथाइल को एडजेसेंट कार्बन एटम पे ड्रॉ कर लूं। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब मैं क्या करूंगा कि 2 मिथाइल को एडजेसेंट रखूंगा और 3rd मिथाइल को एक गैप करके रखूंगा। इसको आगे में शिफ्ट करना, दैट विल बी रिपीटेड अगेन। अगर आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो 1 कार्बन का एटम का गैप दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो 2 कार्बन एटम का गैप दिख रहा है। अगर इसको आपने आगे शिफ्ट कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज 1 कार्बन का गैप दिखेगा, क्लॉकवाइज 2 कार्बन का गैप दिखेगा। तो दैट विल बी रिपीटेड, उसे
नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बना मेरे पास, अब क्या बच गया मेरे पास पॉसिबिलिटी, अब बच गया ये कि आप सभी मिथाइल को ऐसे अरेंज करो सो दैट कोई भी एडजेसेंट कार्बन पे ना रहे, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ गैप रहना चाहिए। तो फर्स्ट रखो, फिर गैप रखो, फिर सेकंड रखो, फिर गैप रखो, फिर थर्ड रखो, ठीक है। इसके अलावा यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग, आप इसके अलावा कुछ ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो टोटल जो मिल गए हमारे दैट इज 6। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, आई गेस इट वाज 29, यस 29 का करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड देन उसके बाद कन्फर्मर के बाद ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड इंडक्टिव, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।